देखिए यहां से शुरू होता है बच्चों क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी। आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है, सेक्शन बी में टोटल 15 क्वेश्चन आपके पास होते हैं और आपको करना होता केवल 10। अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो उम्मीद करता हूं 10 क्वेश्चन तो आपको आएगा। अगर 5 उसमें कठिन वाले निकाल लें सपोज, तो 10 तो आपको आएगा। तो बड़ा अच्छा आपको मिल गया है एक अपॉर्चुनिटी कि यहां से सवाल गलत ना होने पाए। जरा सा भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको टच मत करिएगा, ठीक है बेटा। फिलहाल मैं इसका सलूशन बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 में बेटा कहा गया है इन ये वर्नियर कैलिपर आप लीस्ट काउंट दिया है 0.10 मिलीमीटर एंड जीरो एरर -0.3 मिलीमीटर। द रीडिंग ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर ऑन मेन स्केल इज दिस। मेन स्केल रीडिंग आपको दे दिया है 6 मिलीमीटर और कहा गया फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। करेक्ट डायमीटर ऑफ द स्फीयर, करेक्ट डायमीटर। तो बेटा मेन स्केल डिवीजन पर जो हमें रीडिंग मिली होगी प्लस ओवरऑल रीडिंग जो मिली होगी उसमें जीरो एरर भी होगा। जीरो एरर को भी यहां मुझे प्लस या माइनस करके मैनेज करना होगा तो करेक्ट रीडिंग हमें मिलेगा। तो यहां पर सिंपल सी बात है, रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, और यहां के अंदर होगा बच्चों प्लस या माइनस, यहां के अंदर होगा माइनस जीरो एरर को माइनस करना होगा। मेन स्केल रीडिंग आपको दिया गया 6 मिलीमीटर, ओके 6 मिलीमीटर है ये। वर्नियर स्केल रीडिंग यहां के अंदर दिया गया फिफ्थ डिवीजन वर्नियर स्केल का, मेन स्केल के किसी डिवीजन से ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब बच्चों यहां मेन स्केल वर्नियर स्केल रीडिंग हो गया 5। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का देखिए सबसे पहले दे दिया है 0.10, यहां के अंदर 0.10 मिलीमीटर माइनस ऑफ जीरो एरर निगेटिव में है, जैसे है जेटी वैसे रखिए -0.3 मिलीमीटर में सारे यूनिट्स है, चिंता नहीं करना है। यहां पर हो गया बेटा 6 प्लस ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.3 ये हो गया 0.8, आंसर आ गया 6.8 मिलीमीटर करेक्ट रीडिंग जो होगा, ठीक है। यहां पर ये करेक्शन करने के बाद जो करेक्ट रीडिंग हमें मिलेगा वो मिलेगा 6.8 मिलीमीटर, ऑप्शन 4। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल हमारे पास है, करा टोटल पावर कंजम्पशन फॉर द गिवन सर्किट इज। बेटा देखो थोड़ा सा गुगली वाली है, इसमें हो सकता है कुछ लोग गलती करें। टोटल पावर कंजम्पशन, ध्यान से देखिए डायग्राम को, 220 वोल्ट की सप्लाई है, इसकी रेटिंग है 110 वोल्ट 100 वाट, इसकी रेटिंग ये दिया गया है। रेटिंग मतलब जब 110 वोल्ट इसे देंगे तो ये 100 वाट का आउटपुट पावर देगा, और जब इसे हम 220 वोल्ट देंगे दूसरे वाले बल्ब को तो ये 400/3 वाट की यहां पर पावर आउटपुट देगा। अब देखो यहां 220 है, टोटल 220 है, तो ऑब्वियसली जितना, और एक और बात, अगर 220 वोल्ट पे दोनों का होता और दोनों को सीरीज में जोड़ देते तो दोनों का पावर का इक्विवेलेंट ऐसे निकालते। मान लो इसकी रेटिंग भी 220 होती, इसकी भी 220 है, और इसका बच्चों हमारे पास सप्लाई सीरीज में 220 ही दिया गया होता, तो इक्वेशन अप्लाई कर लेते 1/p इक्वल टू 1/p1 प्लस 1/p2, मिल जाता आंसर। लेकिन यहां इसलिए नहीं लगा सकते इस नियम को क्योंकि बच्चों यहां पर इसकी पावर रेटिंग अलग है, इसकी वोल्टेज रेटिंग अलग है, इसकी अलग है, ठीक है, इसलिए नियम नहीं लगा सकते। हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। बल्ब नंबर 1 देखिए
P इक्वल टू होता V स्क्वायर बाई R। तो यहां पर हमारे पास R की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर बाई P। ठीक है, R की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर बाई P। तो पहले के लिए पहले बल्ब का रेजिस्टेंस बल्ब नंबर 1 के लिए निकालेंगे, ये हो जाएगा V स्क्वायर। कितना वोल्ट इसे मिला, इसे बच्चों 110 वोल्ट नहीं, इसके रेटिंग के हिसाब से इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस छुपा है, इस रेटिंग के हिसाब से इसके अंदर छुपे हुए रेजिस्टेंस को हम लोग निकाल लेंगे। ये हो जाएगा बेटा 110 का स्क्वायर, 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई P। रेटिंग पावर इसका 100 है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 121 ओम। ठीक है बच्चों, 121 ओम, इसका रेजिस्टेंस 121 ओम हो गया। अब देखिए दूसरे वाले का निकालें, वाल नंबर B2 में इनफैक्ट कितना रेजिस्टेंस छुपा हुआ है, उसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस R2 इक्वल टू V स्क्वायर। इसकी रेटिंग वोल्टेज 220 है, कंपनी ने जो सोच कर बनाया है, यहां हो गया 220 का स्क्वायर 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई, यहां पर ये पावर आउटपुट अगर इतना वोल्टेज पाया तो इतना पावर देगा अपान रेटिंग पावर की जगह पर हो गया 400 डिवाइडेड बाई 3 यहां ऊपर चला गया। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल कर लेते हैं बेटा, यहां के अंदर 2 2 जा 4 11 हो गया, 2 1 जा 2 11 हो गया। ये हो जाएगा 121 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो दोनों का रेजिस्टेंस मिलाकर सीरीज में जो आया, R इक्विवेलेंट जो आ गया हो गया R1 प्लस R2। दोनों को जोड़ेंगे 121 प्लस 3 इंटू 121, तो यह आ जाएगा 4 इंटू 121। ठीक है बेटा, अब कितना पावर आउटपुट वास्तव में इस सर्किट में मिलेगा, जो पूरा हमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो इतना है। तो ओवरऑल पावर जो एक्चुअल पावर यहां मिलेगा वो हमारे पास हो जाएगा V स्क्वायर, सप्लाई किया गया वोल्टेज 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट 4 इंटू 121। यहां के अंदर बच्चों ये हो गया 4 इंटू 121। इसको आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 100 वाट। इसका मतलब यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा बेटा वो हो जाएगा 100 वाट। ठीक है, ऑप्शन 3। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखें, अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38। कर इलेक्ट्रॉन मूव्स एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पर इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, 90 डिग्री पर मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इतना टेस्ला का है 4.4 इंटू 10 की पावर -2, और स्पीड चलने की इलेक्ट्रॉन की ये है, ऐसा कुछ है। इफ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब चार्ज पर यूनिट मास Q/m, ये हमको दिया गया इतना। देन नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड विल बी, 1 सेकेंड में कितना साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल कह रहा है कि 1 सेकेंड में कितना होगा। बच्चों इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलने का प्रयास करता है तो उसका मोशन सर्कुलर हो जाता है। यहां पर बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सर्कुलर मोशन कैन बी गिवन हियर 2πm, यहां डिनोमिनेटर में होगा, QB यहां पर होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं अलग कर लूं, Q/m इंटू B डिवाइडेड बाई 2π। यहां फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी Q/m या E/m लिख सकते थे, हमको दिया गया 1.7 इंटू 10 की पावर 11, 1.7 इंटू 10 की पावर 11 ऐसे दिया गया है, डिवाइडेड बाई यहां के अंदर बच्चों हमारे पास है 2 इंटू पाई की जगह 3.14, ठीक, 3.14। बच्चों इसको सॉल्व करके आप लोगों, अच्छा एक चीज अभी छूट रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ये दिया गया आपको 4.4 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला। बेटा इसको सॉल्व करके बेटा इसका आंसर निकालना है। इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो होगा 1.19 इंटू 10 की पावर 9
साइकिल पर सेकंड कहिए या हर्ट्ज कहिए, बात वही है। यही इसका बच्चों आंसर मिलेगा। इसको आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, ऑप्शन 4। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें, अगला सवाल हमारे पास आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है द वैल्यू ऑफ एल, सी एंड आर फॉर ए सीरीज सर्किट आर 1 हेनरी, 9 फैराड, 3 ओम। व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर फॉर द सर्किट एट रेजोनेंस। क्वालिटी फैक्टर के लिए एक फार्मूला आपको बताया था, एक्सएल डिवाइडेड बाई, यहां के अंदर एक्सएल डिवाइडेड बाई आर, एक फार्मूला ये था। एक था एक्सी बाई आर, वो ये यूज कर लेते हैं। एक्सएल का मतलब हो गया ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर। अब एल तो हमें पता है, आर पता है, बट ओमेगा नहीं पता है। बच्चों रेजोनेंस के केस में हम क्वालिटी फैक्टर निकालते हैं, इतना शायद आपको याद होगा। और रेजोनेंस के केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है सिग्नल की, वो होती 1/2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर एल इंटू सी। इस 2 पाई को यहां ले आए तो ये ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा इक्वल टू दिस मच। ठीक है बेटा, या इसी को ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा की जगह हम उतना लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर 1 डिवाइडेड बाई एल सी, ऐसे मल्टीप्लाइड बाई यहां पर एल इंटू आर। ठीक है बेटा, आर को बाहर रहने दो और एल को अंदर कर दो, तो एल स्क्वायर अंदर जाएगा, एल स्क्वायर एक एल से कैंसिल होके ऐसा कुछ बना। 1 बाई आर, आर की वैल्यू बच्चों यहां के अंदर हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई एल बाई सी। एल की वैल्यू यहां पर दिया है 1 और सी की वैल्यू बेटा यहां के अंदर दिया है 9। ठीक है, 1/3 इंटू 1/3, तो क्वालिटी फैक्टर यहां के अंदर कितना आ गया 1/9। क्वालिटी फैक्टर बच्चों यहां के अंदर आ गया 1/9, ऑप्शन 3। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 40। हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड इन ए कंटेनर 21 सेंटीमीटर in height so that it appears half filled when viewed from the top of the container। सपोज बच्चों, बढ़िया सवाल है, थोड़ा हटके है। यहां पर ये कोई कंटेनर हो, जस्ट कंसीडर वी आर टेकिंग ए कंटेनर इन दिस मैनर। यहां पर बच्चों कोई सा कंटेनर मैंने लिया, कोई सा बच्चों यहां के अंदर मैंने एक कंटेनर लिया है, तो ऊपर से इसको खोल देते हैं। इसके अंदर करो वाटर कितनी गहराई तक भरा जाए, इसके अंदर बच्चों वाटर कितनी गहराई तक भरा जाए। सपोज करिए वाटर भर दिया, सपोज करिए वाटर को मैंने एच गहराई तक भरा है। ठीक है, ऐसे कि कोई ऊपर से अगर देखे तो उसको ये मालूम पड़े कि आधा फिल हुआ है। यहां पर बच्चों अगर कोई ऊपर से देखे तो उसको ऐसा आभास हो, ऐसा आभास कराए कि आधा भरा हुआ है। आधा भरा हुआ फिल होने का मतलब जो खाली पार्ट है और जो ये भरा हुआ पार्ट है, ये दोनों बराबर उसे समझ में आना चाहिए। आधा भरा हुआ का मतलब जितना उसे ये आभास होगा उतना ये आभास होगा, यही ना। अब देखो टोटल जो इसकी हाइट दिया है इस सवाल में, तो 21 सेंटीमीटर दिया है। अगर ये वाली वैल्यू एच है तो ये हो जाएगा 21 माइनस एच सेंटीमीटर में। समझिएगा बच्चों, जो व्यक्ति अभी यहां से देख रहा है उस व्यक्ति को ऐसी फीलिंग आएगी कि ये वाली गहराई और ये वाली गहराई दोनों बराबर हो, तो इसको तो वो एक्चुअल देख रहा है 21 माइनस एच, ये एक्चुअल देख रहा है। लेकिन इसको एच अगर है तो एच नहीं वो देखेगा, वो क्या देखेगा, एच अपान म्यू देखेगा। ठीक है, अगर ये एच है तो इसको एच नहीं देखेगा, एच अपान म्यू, यानी एच अपान म्यू इक्वल टू दिस। समझ में आया बेटा, इसको तो एक्चुअली वो देख रहा है, इसका थोड़ा सा शिफ्टेड वर्जन वो देखेगा। तो यहां के अंदर बच्चों एच बाई म्यू की वैल्यू जो देखेगा, थोड़ा इसका बॉटम ऊपर उठा हुआ देखेगा, ये जो उसे अपीयर होगा वो इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो हाफ फील्ड देख पाएगा। इसका मतलब यहां के अंदर बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 21 माइनस एच इक्वल टू एच बाई म्यू, म्यू के जगह पर हो गया 4/3। ठीक है, वाटर के लिए ये हो जाएगा
यहां के अंदर बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 3/4 टाइम्स ऑफ एच। अब इसका मतलब 21 माइनस एच इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ एच। सॉल्व करके देखते हैं क्या है। यहां पर बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, 21 इधर से आ जाएगा 3/4 एच प्लस एच, तो यहां के अंदर आ जाएगा 7/4 टाइम्स ऑफ एच इक्वल टू 21। एच की वैल्यू हो जाएगी बेटा 21 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 जा 21, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से यही पूछा गया है, हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड इन कंटेनर, कितनी गहराई तक वाटर भरना चाहिए, मतलब ये एक्चुअल एच पूछा है। ये हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। यहां पे हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। A beam of light of wavelength 600 nanometer from a distant source falls on a single slit 1 millimeter wide, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, and the resulting diffraction pattern is observed on the screen 2 meter away. Distance between first dark fringes on the either side of central maxima, ये बेटा सेंट्रल मैक्सिमा अगर है तो सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड में जो पहला मिनिमा मिला उनके बीच का गैप पूछ रहा है, यानी सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ पूछ रहा है। हमको पता है सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होगा बच्चों वो आ जाएगा यहाँ के अंदर 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल ए, यही इसका बच्चों फार्मूला बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 600 नैनोमीटर है बेटा, 600 इंटू 10 की पावर माइनस आप कर लीजिए 9। ओके, और यहां पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे इंटू कैपिटल डी की वैल्यू 2 मीटर यहां पे है, डिवाइडेड बाई स्मॉल ए, जो हमारा स्लिट होगा उसका ओपनिंग कितना वाइड है, सिंगल स्लिट 1 मिलीमीटर वाइड, यहां 1 इंटू 10 की पावर -3। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा एक्स सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ, डेल्टा एक्स डेल्टा डब्ल्यू जो भी लिख लीजिए, यहां के अंदर आ जाएगा 2 जा 4, 4 6 जा 24, यहां के अंदर बच्चों आ गया 24 इंटू 10 की पावर -9, 10 की पावर -7 बन जाएगा। यहां के अंदर बच्चों 10 की पावर -4 आ जाएगा, दिस मच मीटर। अगर हम सेंटीमीटर में बनाए बच्चों तो ये हो जाएगा 24 इंटू 10 की पावर, 24 इंटू 10 की पावर यहां के अंदर आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मिलीमीटर में बनाएं तो ये हो जाएगा 24 इंटू 10 की पावर -1 मिलीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों 2.4 मिलीमीटर इसका आंसर होना चाहिए, 2.4 सेंटीमीटर तो नहीं, मिलीमीटर में होगा। इसका करेक्ट चॉइस आ गया ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहे हैं, 2 कॉलम है फर्स्ट एंड सेकंड, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज, अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा बेटा तो हम कहते हैं फ्रीजिंग प्रोसेस, यहां पर फ्रीजिंग का प्रोसेस हो रहा है, लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, फ्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसका जो मिलाप होगा आर से होगा, ये का मिलाप बच्चों आर से 2 जगहों पे है, 2 यहां ये तो गए। फिर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड वेपर में अगर कन्वर्ट होता तो इसको वेपोराइजेशन कहते हैं। यहां पर बी का मिलाप हम यस से करेंगे, बी का मिलाप यस से इन दोनों में है, अभी तक दोनों मैच हुए हैं। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर डायरेक्टली, सॉलिड डायरेक्टली वेपर बन जाए बिना लिक्विड फेज में गए, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। केमिस्ट्री में टर्म ज्यादा यूज होता है। यहां के अंदर बच्चों इसका मिलाप होगा क्यू से, यहां पे मिला मतलब ये गया। और लास्ट में मेल्टिंग ऑफ आइस काज्ड बाय प्रेशर इज, आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर होता है तब आइस मेल्ट होता है, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही यहाँ आइस जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं
रेगिलेशन। तो यहां के अंदर बच्चों इसका पी आंसर, पी मिलाप हो गया। यहां पर करेक्ट चॉइस हो गया ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आइए अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल यहां के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है द फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस हैड स्प्रेड इन दियर काइनेटिक एनर्जीज। देखो बेटा, असर्शन सही बोल रहा कि गलत? लाइट बीम आ रहा है, लाइट रे नहीं, लाइट बीम आ रहा है। इसमें बहुत सारे लाइट रे रहे होंगे, बहुत सारे फोटान आए होंगे। यहां पर उन फोटान की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो इन सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी की थोड़ी ज्यादा होगी, किसी की थोड़ी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यही चीज बोला गया है द फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस हैव ये स्प्रेड, बिखराव हो जाना, इन दियर काइनेटिक एनर्जीज। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है काइनेटिक एनर्जी, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी लेकर बिखर जाएंगे, इधर उधर स्प्रेड हो जाएंगे, भागने लग जाएंगे। सही है, असर्शन सही बोल रहा है। कहा गया दूसरे स्टेटमेंट में वर्क फंक्शन ऑफ मेटल वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ डेप्थ फ्रॉम दी सरफेस। बेटा वर्क फंक्शन किसी मेटल का कांस्टेंट होता है, डेप्थ से हमें कुछ भी लेना देना यहां नहीं होता है। इसका मतलब ये गलत हो गया। असर्शन सही, रीजन गलत। यहां के अंदर बच्चों करेक्ट चॉइस हो गया ऑप्शन 2। ठीक है, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल। अगला सवाल हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा 3 साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड्स हैव फ्रीक्वेंसी n-1। एक की फ्रीक्वेंसी बेटा n-1 है, अगले की फ्रीक्वेंसी n है, और अगले की फ्रीक्वेंसी n+1 है। ठीक, हमसे कह रहा दे सुपर इम्पोज टू गिव बीट। अगर आइडेंटिकल वेव रहे लेकिन फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस रहे, उनका अगर सुपरपोजिशन हो तो बीट्स का फॉर्मेशन होता, आपको पता है। हमसे कह रहा नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड विल बी। यहां तीन चीजें सुपर इम्पोज हो रही, इनके बीच में जो बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, अगर इन दोनों से देखें तो दोनों में एक का अंतर है, एक। इन दोनों से देखें तो इन दोनों में एक का अंतर है, 1 बीट पर सेकेंड। लेकिन इन दोनों को देखें तो यहां पर बीट जो प्रोड्यूस होगा पर सेकेंड वो क्या हो जाएगा? 2। इन दोनों में 2 का अंतर है। जब 2 से ज्यादा सोर्सेज का केस आ जाए तो इसका ऑथेंटिक तरीका बेटा थोड़ा हटके होता है। देखो, बीट का मतलब उतार चढ़ाव, साउंड की इंटेंसिटी में उतार चढ़ाव। 1 सेकंड में कितनी बार हुआ? 2 बार उतार चढ़ाव हुआ तो बीट 2 हो गया, 10 बार हुआ 10 हो गया, 5 बार हुआ 5 हो गया। अब देखो यहां पर पहले 1 बीट मतलब 1 सेकंड में 1 बार यहां के अंदर बच्चों बीट सुनाई पड़ा, तो 1 बीट, पहले इसको देख रहे हैं, इसको यहां पर 1 सेकंड को एक ही स्लॉट में हम डिवाइड करेंगे। 1 सेकंड में 1 बार बीट आया, 1 सेकंड में 1 बार आया। दूसरा, एक ही बीट प्रोड्यूस हो रहा है, 1 सेकंड में 1 ही बार बीट आया। और लास्ट वाला यहां के अंदर 2 बीट मतलब 1 सेकंड के अंतराल में 2 बार बीट आया। अब इस 1 सेकंड को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है बेटा, 2 बार बीट आया, 1 सेकंड के 2 हिस्सा, 2 हिस्से में से पहली बार जब बीट आया, 2 हिस्से में जब दूसरी बार बीट आया। समझिएगा, 1 सेकंड में 2 बार बीट प्रोड्यूस हो रहा है इसके और इसके बीच में, तो 1 सेकंड को 2 हिस्सों में बांट लो, ऐसे 2 2 नीचे लिख लो। पहली बार आया 1, दूसरी बार आया 2। ऐसा करते हुए जो कॉमन फैक्टर हो, जो एकदम एक ही मोमेंट पे क्रिएट हो रहे हो, उनको आप एक सिंगल बीट गिनोगे। यहां के अंदर 1 बीट ये हो गया और एक सिंगल बीट ये हो गया, तो 2 बाई 2 1 बाई 1 बात वही है। यहां के अंदर 1 बीट ये हो गया और बेटा यहां पर 1 बीट ये हो गया। ये 2 अलग अलग बीट अलग अलग मोमेंट पे यहां पर 2 बीट पर सेकेंड सुनाई पड़ेंगे। ऑप्शन जो करेक्ट हुआ वो हो गया ऑप्शन 2। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला सवाल हमारे पास आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं क्या है। कहा कि एनर्जी ऑफ
24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल हीलियम एटम। जब न्यूट्रल हीलियम एटम से बेटा एक इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं तो यहां पर इतनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। कहा गया है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल हीलियम एटम। बेटा हीलियम एटम का एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन थे। अब दो इलेक्ट्रॉन थे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को जब मैंने निकाला, ध्यान से सुनिएगा, एक इलेक्ट्रॉन को बच्चों जब हमने निकाला तो एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए यहां पर जितनी एनर्जी की आवश्यकता हुई, इसको रिमूव आउट करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता हुई, सपोज E1 मैं लिख दूं, वो है 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो बचा दूसरे केस में, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और हटाना है। अब ध्यान रहे ये हीलियम आयन बन गया, He+ बन गया, He+ बन गया, इसके ऊपर बोहर की थ्योरी लागू हो जाएगी। बोहर की थ्योरी लागू होते ही हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, तो इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन अगर बचा तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा कितनी रही होगी, इसके पास एनर्जी कितनी रही होगी अगर मैं इसकी एनर्जी निकालने का प्रयास करूं। ठीक है, यहां पर अगर एनर्जी निकाल -13.6 यहां के अंदर हो जाएगा बेटा, यहां के अंदर Z² / N²। देखिए Z², क्योंकि हीलियम है -13.6, Z की वैल्यू 2 हो गया, N² पहले ऑर्बिट से निकाल रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रल हीलियम एटम है, मान के चलेंगे, उसके ग्राउंड स्टेट से हटा रहे होंगे, N की वैल्यू 1। यहां के अंदर बच्चों ये हो जाएगा -13.6 × 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 6 जा 24, 54.4 लगभग। यहां के अंदर बच्चों इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन तो हटाए यहां से, तो इतना एनर्जी दिया, इसको अगर हटाना होगा हमें तो इतने और एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो टोटल एनर्जी की जो आवश्यकता होगी 24.6 प्लस इतना और एनर्जी हमें देना पड़ेगा, तभी ये निकलेगा। ये होगा बच्चों 54.4। इन दोनों को ऐड कर लें तो यहां के अंदर बच्चों आ गया 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट चॉइस यहां के अंदर आ गया 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रहे, बड़ा अच्छा सवाल है। पहला इलेक्ट्रॉन जब मैंने निकाला तो हीलियम एटम था, उसके ऊपर ये वाला नियम हम नहीं लगा सकते थे। लेकिन दूसरी बार जब मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो दूसरी बार इलेक्ट्रॉन को निकालने जब हम गए बेटा, तो यहां के अंदर क्या हुआ, वो हीलियम आयन बन चुका था। हीलियम आयन के लिए हम बोहर की थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये वाले फार्मूले एप्लीकेबल होंगे। अब एक्स्ट्रा जो एनर्जी देनी पड़ेगी और निकालने के लिए अगले इलेक्ट्रॉन को इतनी, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी ऊर्जा देनी पड़ी, सवाल ने दे दिया, अगले को निकालने के लिए इतनी एनर्जी। देखिए, और कठिन होता जाता है निकालना। पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतना एनर्जी देना पड़ा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो करेक्ट चॉइस यहां के अंदर आ गया बच्चों ऑप्शन 4। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल जो है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 46। थोड़ा पानी पी ले बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है इन ये सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल the tangential acceleration of particle is given by at equal to 9 meter per second square. The radius of the circle is 4 meter. Particle was initially at rest. अच्छी बात है। Time after which acceleration of the particle makes an angle 45 degree with the radial acceleration. मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये कोई एक सर्कल बना दिया, सर्कुलर मोशन होने जा रहा है। देखो यहां पर बच्चों सर्कुलर मोशन होने जा रहा है, ये रहा सेंटर और ये रहा इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन यहां बच्चों इस पाथ के अलॉन्ग सर्कुलर मोशन करता हुआ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन नहीं माफ करिएगा, सर्कुलर मोशन पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन क्यों मैं लिख रहा हूं। यहां पर इसके ऊपर टेंजेंशियल एक्सीलेशन, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी जो थी, शुरुआती वेलोसिटी बेटा वो 0 है। फिर टेंजेंशियल एक्सीलेशन लगने की वजह से इसकी वेलोसिटी लीनियर वाली बढ़ती जाएगी और यहां सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल एक्सीलेशन भी बढ़ता जाएगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, ऐसे एक समय कभी ऐसा आता है कि जो हमारे पास यहां के अंदर का पार्टिकल, किसी समय ऐसा आता है टेंजेंशियल एक्सीलेशन at इक्वल टू दिस मच है, टाइम आफ्टर विच एक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द रेडियल एक्सीलेशन। रेडियल का मतलब सेंट्रीपेटल एक्सीलेशन। तो बेटा ये मोशन होते होते जैसे मोशन होता जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन रेडियल एक्सीलेशन यानी सेंट्रीपेटल एक्सीलेशन बढ़ता जाएगा। रिजल्टेंट एक्सीलेशन अभी ये है, शिफ्ट होते 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 इधर कभी आएगा, ये मान लो AC है। किसी समय के बाद, एक समय के बाद जो यहां पर एक्सीलरेशन है, मतलब नेट एक्सीलेशन, वो 45 डिग्री का एंगल यहां से बना रहा है, तो ऑब्वियसली 45 का यहां से भी बना रहा हो। तब मिला जुला के बच्चों ये तब पॉसिबल होगा, ध्यान से समझो, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहां पर ये हमारे पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऐसे हो गए और हमारा सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन ऐसे, जिसको रेडियल बोला है, और नेट एक्सीलरेशन ऐसे है। ये 45 बना रहा है, 45 डिग्री। 45 डिग्री बनाने का ये मतलब हुआ कि यहां भी 45 बना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट वेक्टर दोनों से 45 बना रहा होगा, इसका मतलब AT इक्वल टू AC होगा। ऐसे टाइम पे AT इक्वल टू AC होगा। अब AC की वैल्यू बेटा है v²/r। अगर उस मोमेंट पे, उस समय पे, उस इंस्टेंट पे उस पार्टिकल की स्पीड v रही हो, तो सेंट्रीपेटल एक्सीलेशन होगा v²/r। इसका मतलब ये हुआ कि v² की वैल्यू बेटा हो जाएगा AT इंटू r। AT हमारा 9 है, कांस्टेंट है, और r जो हमारे पास है, रेडियस है, वो 4 है, 4 मीटर है। v² इक्वल टू 36 हो गया। तो यहां के अंदर बच्चों v की वैल्यू उस मोमेंट पे, जिस समय ये हुआ है AT इक्वल टू AC वाला केस, उस समय v की वैल्यू हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। v पहले कितना था, 0। इसको बढ़ाया किसने, AT ने बढ़ाया है। तो सीधे सीधे लीनियर मोशन के इक्विवेलेंट यहां इक्वेशन लगाया जा सकता है, v इक्वल टू u प्लस AT के हिसाब से। v इक्वल टू u प्लस ये वाला टेंजेंशियल एक्सीलेशन स्पीड को बढ़ा रहा है। ठीक है, इसको लीनियर मोशन में एक्सपेंड कर सकते हैं एनालॉजी लगाकर। v जो कि 6 है, u जो कि 0 है, यहां के अंदर बच्चों AT जो कि 9 है, और हमारे पास t कितने समय में ये परिवर्तन होगा बेटा, t की वैल्यू आ जाएगा 6/9। 6/9 का मतलब यहां के अंदर हो जाएगा 2/3। तो यहां के लिए 2/3 सेकेंड वाले मूवमेंट पर AT इक्वल टू AC हो जाएगा। नेट एक्सीलेशन रेडियल एक्सीलेशन यानी सेंट्रीपेटल एक्सीलेशन से 45 डिग्री पर पाया जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन यहां के अंदर आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहे हैं ये बॉल ऑफ मास m is moving towards a batsman at speed v. The batsman strikes the ball and deflects it by an angle theta without changing its speed. Impulse imparted to the ball is given by। बेटा मान लो कोई बॉल ऐसे आ रहा था, बैट्समैन ने उसको थोड़ा सा बल्ले का मुख खोला और ऐसे थोड़ा सा उसको एक रास्ता दिखा दिया, ऐसे जा रहा था इस रास्ते पर, और पता चला उसे इधर या इधर कोई टर्न करा दिया, थोड़ा सा उसका रास्ता मोड़ दिया, अब वो ऐसे डिफ्लेक्ट होके जाने लगा। जो हमारा बॉल इधर जा रहा था P1,
वो इधर जाने लगा P2 लीनियर मोमेंटम से, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ, थीटा। लीनियर मोमेंटम में होने वाला चेंज, इसी को बच्चों हम लोग बोलेंगे इंपल्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये बाई फार्मूला आपको पता है कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुए बिना मोमेंटम थीटा डिग्री घूम जाए, थीटा डिग्री टर्न कर जाए, तो ऐसे केस में मोमेंटम का चेंज आता है 2 टाइम्स ऑफ एम वी साइन थीटा बाई 2। एक फार्मूला मैंने बताया था, आप डिराइव करना चाहो तो डिराइव कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट टिक कर सकते हो। इसके लिए करेक्ट चॉइस हो गया ऑप्शन 4, ठीक, समझ में आया बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन यहां के अंदर आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस फ्रॉम ये ब्लॉक इफ इट एंटर्स इनटू ए हैंगिंग ब्लॉक ऑफ मास 2 kg हैंड फ्रॉम स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड ड्यू टू इट ब्लॉक्स रेजेस ये वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। मास ऑफ बुलेट दिया है, स्ट्राइकिंग स्पीड ऑफ बुलेट दिया है, जे की वैल्यू दिया है। सवाल ऐसे है बेटा, देखो ध्यान से, यहां पर एक कोई सीलिंग है, इसमें कोई ऐसे एक स्ट्रिंग लटका देते हैं, ठीक है, ऐसे यहां पर ऐसे मैंने हैंग करा दिया कोई स्ट्रिंग। अब इसके सहारे एक बड़ा सा कोई ब्लॉक लटक रहा है। देखो पहले डायग्राम बना लो बच्चों, यहां पर कोई ब्लॉक ऐसे लटक रहा है, एक ब्लॉक बना देते हैं, 2 किलोग्राम शायद मास दिया इसका। यहां पर ये बच्चों कोई सा एक ब्लॉक है, एक कोई बुलेट है, यहां पर बच्चों एक बुलेट है जो आके इससे टकराने वाला है। टकराने से जस्ट पहले का सिचुएशन मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर इसकी कोई वेलोसिटी रही होगी, सपोज करिए u, ठीक है, और यहां पर u1 कह लीजिए, और u2 क्या था, 0, ये रुका हुआ था। टकराने के तत्काल बाद क्या होगा, इससे जैसे टकराएगा, सवाल है कि इससे इमर्ज आउट हो जा रहा है, यहां पर इमर्जेस फ्रॉम द ब्लॉक, इससे टकराएगा तो क्षण मात्र में इससे बाहर हो जाएगा। अच्छा, जब ये बाहर हो जाएगा तो टकराने के तत्काल बाद की स्थिति दिखाएं क्या होगा। अभी कहानी ऐसे, थोड़ी देर बाद कहानी बदलने वाला है। यहां पर बच्चों थोड़ी देर बाद कहानी क्या बदलेगा वो मैं यहां दिखाता हूं, ध्यान से समझो। यहां पर बच्चों कहानी ये बदलेगा कि ये बुलेट जो यहां भी है, ये टकराएगा और इसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएगा, ये कहीं जा रहा है। और ये जो ब्लॉक अभी यहां था वो कुछ स्पीड पा जाएगा, मोमेंटम इंपार्ट होने की वजह से वो कहीं यहां पहुंच गया, सपोज यहां पहुंच गया, और ये जो रस्सी कभी यहां हुआ करता था अब यहां नहीं रह जाएगा, ये मूव करके यहां पहुंच गया होगा, ऐसे एक वर्टिकल हाइट राइज कर गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों समझो, ध्यान से समझो, यहां कहीं पहुंच गया हो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पहुंचेगा, एक ऊंचाई तक इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। यहां कोई टकराने के तत्काल बाद इसकी कोई स्पीड हुई होगी, सपोज करिए बुलेट की स्पीड टकराने के तत्काल बाद v1 है और इस ब्लॉक की स्पीड टकराने के तत्काल बाद यहां के अंदर बच्चों v2 है, और फाइनली तो ये 0 हो गया। ऐसी स्थिति में वर्टिकल हाइट जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां राइज कर गया है, ये आपको दिया गया है, कुछ हाइट राइज कर गया है। चलो यहां पर एच लिख देता हूं, बाद में मैनेज कर लेंगे। तो हमें यही बताना है बेटा कि यहां पर फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इमर्जिंग द ब्लॉक, ब्लॉक से निकलने के बाद जो है बुलेट की स्पीड क्या रही होगी, ये हमें निकालना है। बुलेट की स्पीड यहां के अंदर क्या रही होगी, तो यहां हम लोग लगाएंगे टकराने के तत्काल पहले मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है बेटा, ये हो गया लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस इस ब्लॉक का, ये तो 0 होगा। टकराने के तत्काल बाद
मास ऑफ बुलेट into velocity of bullet v1 plus mass of this block capital M into velocity of this block suppose v2। ठीक है बेटा, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया, टकराव के तत्काल पहले, टकराव के तत्काल बाद। अब देखो यहां पर बच्चों EMB ये वाला मास ऑफ बुलेट हमको दिया गया है नहीं मास ऑफ बुलेट यहां के अंदर दिया गया 0.01 किलोग्राम, 0.01। U1 स्पीड जो यहां पर बुलेट की है स्ट्राइकिंग स्पीड वो हमको दिया 500 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 500 मीटर पर सेकेंड, इक्वल टू मास ऑफ बुलेट 0.01 इंटू V1 प्लस ऑफ यहां पर ये 2 किलोग्राम का शायद ब्लॉक है, यस 2 इंटू V2। ठीक है बेटा, यहां पर इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास आ गया 5 इक्वल टू 0.01 V1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ V2, इक्वेशन नंबर 1। हमें V1 चाहिए बेटा, अगर V2 हम निकाल लें तो V1 हम निकाल लेंगे। अब देखो इस स्पीड को पाने के नाते ये यहां से यहां तक आया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी अभी जो गेन किया होगा हाफ m V2 स्क्वायर, वो कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल M इंटू V2 का स्क्वायर गेट्स कन्वर्टेड इंटू mg, कितना वर्टिकल हाइट गया h, तो यहां से निकालोगे V2 की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर 2gh ऐसे। ठीक है बेटा, यहां के अंदर हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 2g की वैल्यू 10 दिया है, h की वैल्यू वर्टिकल हाइट कितना राइज हुआ है, यहां पर कुछ लिखा था 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। यहां पर ये 2 हो गया, 2 2 4 2 2 2 जा 4, यहां के अंदर 2 आ गया मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर बच्चों जो हमारे पास V2 होगा ये 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, हमारे पास ये हो गया 5 इक्वल टू 0.1 V1, 0.01 V1 प्लस आप 2 इंटू V2, 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 0.01 V1 इक्वल टू 5 माइनस 4 दैट मीन्स 1, तो V1 की वैल्यू बेटा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 0.01, ये आ गया 100 मीटर पर सेकेंड, यानी बुलेट 100 मीटर पर सेकेंड से यहां से इमर्ज आउट होगा। करेक्ट चॉइस हो गया ऑप्शन 3। ठीक है बच्चों, यहां के लिए करेक्ट चॉइस आ गया ऑप्शन 3। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखें हमारा अगला सवाल है कहा गया व्हेन ये कैपिलरी ट्यूब इज इमर्ज्ड इनटू लिक्विड, द लिक्विड नाइदर राइजेज नॉर फॉल्स इन दी कैपिलरी। कोई ऐसी कैपिलरी है जिसमें ना तो लिक्विड राइज किया ना तो फॉल हुआ। हमसे कहा गया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटा आपको पता है जब कैपिलरी ट्यूब को हम लोग किसी वाटर के अंदर इमर्ज करते हैं तो यहां पर एक्सेस प्रेशर जो कि 2T/R के बराबर होता है, उसको बैलेंस करने के लिए HDG, एच हाइट तक लिक्विड का लेवल राइज या फॉल होता है, जिससे एक्सेस प्रेशर बैलेंस हो जाता है। यहाँ H कितना हाइट राइज या फॉल हुआ, ये हो जाता है 2T डिवाइडेड बाई RDG। यहाँ R जो है बेटा मिनिस्कस का रेडियस होता है, मिनिस्कस का रेडियस इक्वल टू यहाँ के अंदर होता है बेटा ये हमारे पास है स्मॉल r डिवाइडेड बाई cos थीटा। स्मॉल r यहाँ कैपिलरी का जो ओपनिंग है उसका रेडियस है, तो यहाँ के अंदर बच्चों इसको हम मैनेज करेंगे, आ जाएगा 2T डिवाइडेड बाई स्मॉल r cos थीटा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ D इंटू जी। आपको बता दूं, याद भी होगा आपको, थीटा यहाँ पर बच्चों कॉन्टेक्ट एंगल है। अब ना तो राइज हो ना तो फॉल हो, तो इसका मतलब इस सवाल के हिसाब से h की वैल्यू क्या है, 0 है। h की वैल्यू 0, इसका मतलब यहां के अंदर 2T cos थीटा डिवाइडेड बाई RDG इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ T cos थीटा इक्वल टू 0। अब ये चीज 0 आने के दो पॉसिबिलिटीज हैं, 2 या 3 पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है यहाँ जो सरफेस टेंशन हो वो 0 रहा हो तो भी 0 आया, मे भी सरफेस टेंशन 0 हो, मे भी कॉन्टेक्ट एंगल 90 डिग्री हो तो cos 90 डिग्री भी
जीरो हो जाएगा। या हो सकता है 90 डिग्री रहा और ये टेंशन सरफेस टेंशन भी जीरो रहा हो, मे बी सरफेस टेंशन जीरो रहा हो, मे बी कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री रहा हो। तो सरफेस टेंशन मे बी जीरो, कांटेक्ट एंगल मे बी 90 डिग्री, ये दो स्टेटमेंट यहां से सही जा रहे हैं। तो ऑप्शन जो सही जाएगा बेटा सी और डी को लेता हुआ ऑप्शन सही गया, ऑप्शन 3। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे हमारा अगला सवाल देखते हैं क्या है। बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 50 में एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना के दिया है। देखो बच्चों, ये वाला डायग्राम है, मैं इसका छोटा पार्ट निकाल लेता हूं। देखिए ऐसे, ये वाला डायग्राम है बेटा, एक कैपेसिटर है। इसके अंदर तीन तरह के डाइलेक्ट्रिक्स भरे गए हैं, ऐसे ऐसे फिर ऐसे भरा गया है। तो मैं काम करता हूं, इतने पार्ट को अलग ट्रीट करूंगा, इस तरह का सवाल आपको करा चुका हूं बेटा। इतने पार्ट को अलग ट्रीट करूंगा और इतने पार्ट को अलग ट्रीट करूंगा और इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट होता हुआ मानूंगा। ठीक है बेटा, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट होता हुआ मानूंगा। अब देखो, पहले हम एक काम करते हैं, ये वाले हिस्से को, इतने हिस्से को देखते हैं। ये वाले इतने की कैपेसिटी मान लो C1 है और इतने की कैपेसिटी मान लो C2 है। ये कनेक्शन के बीच ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले C1 निकालने का प्रयास करते हैं कि C1 क्या होगा। यहां के अंदर बच्चों C1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कैपेसिटर हो, उसमें मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक का केस हो। तो यहां लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, ये ए की जगह पर ध्यान रहे A/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई डी माइनस T1 प्लस T2, T1 D/2 प्लस D/2 प्लस T1 अपान K1, T1 अपान K1, T1 यानी D/2 अपान K1 प्लस D/2 T2/K2, ऐसे हो गया। ठीक है, इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो देखो ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगे, D माइनस D कैंसिल हो जाएगा, D डिवाइडेड बाई 2K1, D डिवाइडेड बाई 2K2। तो C1 की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ये बाई 2, दिस मच इज डिवाइडेड बाई D/2 को हम कॉमन कर लें तो बचेगा 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2, 1 अपान K2। ठीक है, यहां पर बच्चों 2 से कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट ये डिवाइडेड बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ये डिवाइडेड बाई डी। इसको सॉल्व करेंगे K2 प्लस K1 डिवाइडेड बाई K1 K2, K1 K2 ऊपर आ गया बेटा, डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ये ओरिजिनल कैपेसिटर, मतलब इसके अंदर कुछ भी ना भरा गया होता, उस समय का कैपेसिटेंस है। तो C1 जो हमारे पास आया, C1 जो यहां के अंदर आया बेटा, वो हो जाएगा C इंटू K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस ऑफ K2, ऐसे। ठीक है, C2 इसके लिए निकालें, C2 निकालेंगे बच्चों, देखते हैं क्या आएगा। C2 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ये बाई 2 और ये पूरा भरा हुआ है K3 से, तो K3 यहां एप्सिलॉन नॉट के साथ ही लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ये डिवाइडेड बाई डी, डी पूरा हो गया। और इस तरह से एप्सिलॉन नॉट ये बाई डी इसको लिख देते हैं C और यहां के अंदर आ जाएगा K3/2, K3/2 ये आ गया हमारे पास C2 की वैल्यू। क्योंकि C1 और C2 बच्चों दोनों पैरेलल में है, C1 और C2 क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो मैं यहां किए देता हूं, आप लोग देखो C की इक्विवेलेंट वैल्यू यहां के अंदर आ जाएगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 का हम सम करेंगे तो C कॉमन हो जाएगा, C कॉमन हो गया और यहां के अंदर से क्या बचेगा, पहले वाले में से बचेगा K1
K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, और दूसरे वाले में से बचेगा K3/2 प्लस K3/2। ठीक है, अगर ऑप्शन को मैच कराएं जाके तो करेक्ट मैचिंग यहां पर मुझे मिल रहा ऑप्शन 4। ठीक है बच्चों, इस तरह से बेटा मैंने पूरा सोल्यूशन आपको करा दिया। होपफुली आपको इस सोल्यूशन से मदद मिलेगा। बेटा क्वेश्चन ज्यादा होता है तो क्योंकि सारे क्वेश्चन यहां सॉल्व कराए हैं तो बहुत तेजी से चलने का प्रयास किया है। अगर कहीं कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप मुझसे पूछ लो, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मेरा, आप मुझसे मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए। थैंक यू बच्चों।